टैक्सी से उतरकर जैसे ही अपने गेट की ओर बढ़ी, तभी उसकी पड़ोस की सहेली शालिनी ने उसे रोकते हुए मुस्कुराकर पूछा, काव्या, तुम कहाँ गई थी? अच्छा, एक बात बताओ, क्या अर्जुन भाई साहब तुम लोगों के साथ रहने लगे हैं? नहीं तो, लेकिन तुमने यह प्रश्न क्यों किया? काव्या ने गंभीर लहजे में पूछा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अर्जुन भाई साहब को तुम्हारे घर से बाहर जाते हुए देखा था, इसलिए पूछ लिया। उन्हें घर से निकलते देखकर मैंने सोचा कि शायद वे वापस आ गए हैं। शालिनी ने रहस्यमय मुस्कान के साथ जवाब दिया। शालिनी की बात सुनकर काव्या के चेहरे पर दर्द सिमट आया, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं और वह बिना कोई जवाब दिए अपने घर के अंदर दाखिल हो गई। शालिनी उसे बुलाती रह गई। काव्या के कानों में बार बार शालिनी की बात गूंज रही थी। क्या अर्जुन भाई साहब वापस लौट आए हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, काव्या ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा और वह सीधे अपनी सास के कमरे की ओर बढ़ गई। इससे पहले कि वह दरवाजे पर दस्तक देती, अंदर से आती आवाजों ने उसे स्तब्ध कर दिया। उसकी सास, जो उसके ससुर से कह रही थी, उसे सुनकर उसके चेहरे पर आक्रोश दिखाई देने लगा। पहले तो उसने सोचा कि वह दरवाजा खोलकर अंदर चली जाए और अपनी सास को खूब खरी खोटी सुनाए, लेकिन कुछ सोचकर उसके कदम रुक गए और वह सीधे अपने कमरे में चली आई। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके वह बिस्तर पर बैठ गई। काव्या अपनी सास सुनीता की बात सुनकर गुस्से से पागल हो रही थी। उसका मन कर रहा था कि वह चीखे, चिल्लाए, लेकिन वह मजबूर थी। वह ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि वह इस घर की बहू थी। उसके मन की बेचैनी और नाराजगी उसके चेहरे पर भी दिखाई दे रही थी। उसने अपने मन को बहुत समझाने की कोशिश की कि जो उसने सुना शायद वह गलत हो, पर जो उसने अपने कानों से सुना वह गलत कैसे हो सकता है? उसकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उसे लगा अगर वह थोड़ी देर भी कमरे में रही तो पागल हो जाएगी। ये घर और उसका कमरा उसे काट खाने को दौड़ रहा था, इसलिए वह कमरे से निकलकर बाहर बगीचे में जाकर टहलने लगी। उसका मन बगीचे में भी नहीं लग रहा था। अपनी इस बेचैनी का कारण वह खुद समझ नहीं पा रही थी। उसे अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर वह इधर उधर टहलती रही, फिर गार्डन में पड़े झूले पर बैठकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह कब तक झूले पर आंखें बंद किए बैठी रही, उसे पता ही नहीं चला। तभी घर के नौकर रामू ने आकर हंसते हुए कहा, भाभी जी, आप यहाँ गार्डन में हैं और मालकिन ने पूरा घर सिर पर उठा लिया है। क्यों, ऐसा क्या हो गया जो माँ जी इतने गुस्से में है? काव्या ने गंभीर लहजे में पूछा। वह आपको घर में ढूंढ रही थी। उनकी चाय का समय हो गया है। आप घर में कहीं दिखाई नहीं दी तो उन्होंने समझा आप पड़ोस में अपनी सहेली शालिनी दीदी के पास चली गई होंगी, इसलिए उनका मूड खराब हो गया। आपको तो पता ही है कि मालकिन शालिनी दीदी को पसंद नहीं करती, रामू ने धीरे से कहा। हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। जिसे वह पसंद नहीं करती, उससे घर का कोई व्यक्ति संबंध रखे तो उन्हें बुरा लगता है, लेकिन वे खुद तो हमारी भावनाओं का ख्याल नहीं रखती। फिर हम क्यों उनकी बात माने? माँ जी से जाकर कह दो मेरा मन ठीक नहीं है। अभी मैं थोड़ी देर गार्डन में रहूंगी। अगर उन्हें चाय पीनी है तो खुद बना लें, या तुम जाकर उन्हें चाय बनाकर दे दो, काव्या ने कठोर शब्दों में कहा। रामू आश्चर्यचकित होकर काव्या को देखता रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि काव्या भाभी को क्या हो गया है। वे तो ऐसी बातें कभी नहीं करती। मालकिन की हर आज्ञा को वे बिना तर्क वितर्क के मान लेती थीं। तो आज अचानक ऐसा क्या हो गया है? यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, जो मैंने कहा है माँ जी से कह दो, काव्या ने गुस्से में रामू से कहा। काव्या का गुस्सा देखकर रामू वहां से चला गया, पर वह मन ही मन सोच में पड़ गया कि भाभी जी को क्या हो गया। वे ऐसी तो नहीं थी, कहीं किसी भूत प्रेत का साया तो उन पर नहीं पड़ गया। ये विचार आते ही वह भयभीत हो गया, फिर खुद से ही बड़बड़ाने लगा। हे हनुमान जी, मेरी भाभी जी की रक्षा करना, उन पर जो भी भूत प्रेत का साया है वह भाग जाए। हे महाबली, मेरी भाभी जी को ठीक कर दो। रामू, तू क्या बड़बड़ा रहा है? खुद से ही बातें कर रहा है। बहू कहाँ है? मिली? सुनीता ने गुस्से में पूछा। मालकिन, वो रामू ने हकलाते हुए कहना चाहा, लेकिन उसके कहने से पहले ही सुनीता ने गुस्से में कहा, मुझे पता है बहू उस शालिनी के पास गई होगी। मैंने कितनी बार उससे कहा वहां ना जाया करें, लेकिन मेरी बात तो बहू को समझ में ही नहीं आती। माँ जी,
भाभी जी शालिनी दीदी के पास नहीं है, रामू ने फुसफुसाते हुए कहा। धीरे क्यों बोल रहा है? बहू शालिनी के पास नहीं है तो कहाँ है? सुनीता ने आश्चर्य से पूछा। माँ जी, भाभी गार्डन में है, रामू ने डरी हुई आवाज में कहा। अच्छा, वह गार्डन में क्या कर रही है? और तूने बताया नहीं कि मैं उसे बुला रही हूं? सुनीता ने रामू को घूरते हुए कहा। कहाँ था मालकिन? उन्होंने मुझे डांट कर भगा दिया, रामू ने बताया। डांट कर भगा दिया? पर बहू तो तुम पर कभी गुस्सा करती ही नहीं, सुनीता ने गंभीर लहजे में कहा। यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं मालकिन। मुझे लगता है कि भाभी जी को किसी भूत प्रेत ने अपने वश में कर लिया है, रामू ने डरी हुई आवाज में कहा। रामू, तू पागल हो गया है क्या? जो बकवास बातें कर रहा है। बहू पर किसी भूत का साया है तो तुम्हें कैसे पता चला? सुनीता ने गुस्से में घूरते हुए पूछा। मालकिन, उनकी बातें सुनकर मैं समझ गया कि उन पर किसी चुड़ैल या भूत का साया है, रामू ने फिर से उसी बात को दोहराया। बहू ने ऐसा क्या कह दिया? सुनीता ने पूछा। मालकिन, भाभी जी से जब मैंने कहा कि आप उन्हें चाय बनाने के लिए बुला रही हैं, तो उन्होंने गुस्से में कहा, मैं अभी नहीं जाऊंगी, माँ जी से कह दो वे खुद चाय बनाकर पी लें, या तुम उन्हें चाय बनाकर पिला दो। मेरा मन ठीक नहीं है, मैं अभी थोड़ी देर गार्डन में ही टहलूंगी, रामू ने सुनीता को बताया। क्या बहू ने ऐसा कहा? सुनीता ने आश्चर्य से पूछा। हाँ मालकिन, भाभी जी ने ऐसा ही कहा, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि भाभी जी पर किसी चुड़ैल का साया है, वरना हमारी भाभी जी तो कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती। आज उन्होंने गुस्से में मुझे डांटते हुए वहां से भगा दिया। उन्होंने तो आपकी बात भी नहीं सुनी, रामू ने डरी हुई आवाज में कहा। रामू, मुझे लगता है कि तू भूतिया फिल्में ज्यादा देखने लगा है। अरे, बहू की तबीयत ठीक नहीं होगी, वह भी तो इंसान है, कोई मशीन नहीं। आज उसका इस समय चाय बनाने का मन नहीं होगा, इसलिए उसने मना कर दिया। इसमें भूत चुड़ैल कहां से आ गए? तभी वहां सुनीता के पति रमेश जी ने आते हुए हंसकर कहा। मालिक, भाभी जी को मैं 4 सालों से जानता हूँ, आज तक उन्होंने किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की है, पर आज उनका गुस्सा अगर आप देखते तो आप मेरी बात का मजाक नहीं उड़ाते। मैं उनकी लाल लाल आंखें देखकर डर गया हूँ, रामू ने फिर तर्क देते हुए कहा। तू पागल हो गया है, पहले जाकर चाय बनाकर ला, फिर मैं तुझसे बात करूंगा, रमेश जी ने रामू को प्यार से झिड़कते हुए कहा। रमेश की बात सुनकर सुनीता के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने गंभीर लहजे में अपने पति रमेश जी से कहा, क्या रामू सही कह रहा है? तुम पागल हो गई हो, पढ़ी लिखी होकर जाहिल जैसी बातें करती हो। अरे, बहू भी इंसान है, उसे भी गुस्सा आ सकता है। उसके साथ जो धोखा हमने किया है, उसके चलते उसका गुस्सा होना लाजमी है, रमेश जी ने थोड़ा गुस्से में कहा। हमने धोखा किया है, ये आप क्या कह रहे हैं? सुनीता ने चिढ़कर कहा। हाँ, हमने धोखा दिया है अपनी बहू को, सब कुछ जानते हुए भी हमने उसकी शादी अपने बेटे से की। ये धोखा नहीं तो और क्या है? तुम्हारे बेटे ने हमारे सामने बहू का जो अपमान किया, उस अपमान के दंश की चुभन उसके दिल को हर पल लहूलुहान करती होगी। इसका एहसास भी तुम्हें शायद नहीं है। हम दोषी हैं, रमेश जी ने कठोर शब्दों में कहा। हमने क्या धोखा दिया है बहू को? ये उसकी कमी है कि वह अपने रूप सौंदर्य से अपने पति को बांध नहीं पाई। अरे, हमने तो उसे झोपड़ी से निकालकर महलों में बैठा दिया, और आप मुझे दोषी ठहरा रहे हैं, सुनीता ने चिढ़ते हुए अहंकार में अपनी आंखें नचाते हुए कहा। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? एक तो तुमने उस मासूम बच्ची का जीवन नर्क बना दिया और उसे ही दोषी करार दे रही हो। कुछ तो भगवान से डरो, रमेश जी ने गुस्से में कहा। मुझे भगवान से डरने की जरूरत नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं माँ हूँ, मैंने अपने बेटे की भलाई के लिए जो सही लगा वह किया। अरे, आपकी बहू को तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि मैंने उसे इस हवेली की बहू रानी बनाया, शानो शौकत का जीवन दिया जो उसने अपनी माँ के घर में कभी नहीं देखा था। मेरे बेटे से शादी करने के लिए बड़े बड़े घरों की लड़कियां लालायित थीं, फिर भी मैंने काव्या जैसी गरीब लड़की को अपनी बहू बनाया, सुनीता ने हाथ नचाते हुए कहा। तुमने काव्या जैसी खूबसूरत और गरीब घर की लड़की को इसलिए अपनी बहू बनाया जिससे वह तुम्हारे सामने कुछ बोल न सके। आज तक काव्या ने तुम्हारे सामने अपना मुंह नहीं खोला तो तुमने अपना चेहरा उजागर नहीं किया, लेकिन आज जब एक छोटी सी बात काव्या ने नहीं सुनी तो तुम अपने असली रूप में आ गई, उसको बुरा भला कह रही हो, रमेश ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा।
अपने पति के मुंह से अपनी सच्चाई सुनकर सुनीता तिलमिला उठी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं तुम्हारा अपमान नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखा रहा हूँ। तुमने काव्या के साथ धोखा किया है। मैं तुम्हें मना कर रहा था कि झूठ बोलकर किसी मासूम लड़की का जीवन बर्बाद न करो, पर तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। रमेश जी ने गुस्से में अपनी पत्नी से कहा, तो मैं क्या करती? अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो अपने बेटे की शादी कैसे होती? आपको अपने बेटे की नहीं, बहू की चिंता रहती है। आपने उस समय भी मुझे दोषी ठहराया था और आज भी मुझे ही गलत कह रहे हैं। अरे, बहू को तो खुद सोचना चाहिए कि हमने उसका और उसके परिवार का जीवन बदल दिया, वरना उसकी शादी किसी गरीब ऑटो चालक से हो गई होती। बहू का बाप भी तो ऑटो चलाता है। सुनीता ने गुस्से में मुंह बनाते हुए कहा, बहू के पिता ऑटो जरूर चलाते हैं, लेकिन वे खुददार हैं और एक बेटी के पिता हैं। अगर उन्हें पहले से पता होता कि तुम्हारा बेटा उनकी बेटी के जीवन से उसकी खुशियां छीन लेगा, तो वे अपनी बेटी की शादी तुम्हारे नालायक बेटे से कभी नहीं करते, समझी? और तुम अब अगर बहू के खिलाफ एक शब्द भी निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे अहंकार और जिद के कारण काव्या का पूरा जीवन बेरंग हो गया। रमेश जी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल गए। सुनीता ने आज पहली बार अपने पति को इतने गुस्से में देखा था। पति का गुस्सा देखकर पहले तो वे घबरा गईं, लेकिन तुरंत उनका चेहरा गुस्से में लाल हो गया। उन्होंने गुस्से में चिल्लाकर अपने नौकर रामू को आवाज लगाई, रामू, कहाँ मर गया? अभी तक तुम्हारी चाय नहीं बनी? आया मालकिन, रामू ने घबराई हुई आवाज में कहा और तुरंत चाय लेकर आ गया। मालकिन, चाय, रामू ने डरी हुई आवाज में कहा। चाय का प्याला पकड़ते हुए सुनीता ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा, तुम्हारी भाभी के सिर पर चढ़ा भूत उतरा या नहीं, या मुझे उतारना पड़ेगा? मालकिन, भाभी जी अभी भी बगीचे में ही हैं। रामू ने डरी हुई आवाज में जवाब दिया, माँ जी, मेरे ऊपर जो भूत सवार हुआ है अब वह कभी नहीं उतरेगा। क्यों? मैंने उससे शादी कर ली है, इसलिए अब वह मेरे साथ ही रहेगा। तभी वहां काव्या ने आते हुए कठोर शब्दों में कहा। पहले तो काव्या को अपने सामने देखकर सुनीता घबरा गई, लेकिन तुरंत ही उन्होंने गुस्से में कहा, यह कौन सा तरीका है मुझसे बात करने का? मैं तुम्हारी सास हूं, यह बात तुम्हें नहीं भूलनी चाहिए। मुझे लगता है कि शालिनी के साथ रहकर तुम भी उसकी तरह बदमिजाज होती जा रही हो। खबरदार, जो आज के बाद उसके पास गई या उससे बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी, मैं भी आपकी बहू हूँ, आपकी गुलाम नहीं, जो आपकी हर जायज नाजायज बात को मानूं। मेरा जो मन करेगा मैं वह करूंगी, जिससे मिलना चाहूंगी मिलूंगी। आप मुझे नहीं रोक सकती। काव्या ने गुस्से में अपनी सांस को घूरते हुए कहा और अपने कमरे में चली गई। सुनीता काव्या का यह रूप देखकर स्तब्ध रह गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो बहू आज तक उनके सामने नजरें नहीं उठाती थी, आज उसने उनके साथ ऐसे लहजे में बात की। जब वह बाजार गई थी तब तक तो बिल्कुल ठीक थी। वहां से आते ही उसे क्या हो गया? क्या सच में बहू पर किसी भूत प्रेत का साया हो गया है? सुनीता यही सोच रही थी, तभी उनकी नजर अपने पति पर पड़ी, जो दरवाजे पर खड़े थे। उनके चेहरे पर भी आश्चर्य का भाव दिखाई दे रहा था। शायद उन्होंने काव्या की बात सुन ली थी। देखा आपने अपनी बहू को, कैसे उसने मेरा अपमान किया? आप मुझे ही दोष देते रहते हैं। सुनीता ने गुस्से में तमक कर कहा, आज भी तुम ही दोषी हो। अगर तुम किसी पर जरूरत से ज्यादा बंदिश लगाओगी तो वह एक न एक दिन विद्रोह जरूर करेगा, और आज बहू ने भी वही किया। रमेश जी ने गंभीर शब्दों में जवाब दिया। आप कैसी बातें कर रहे हैं? सुनीता ने चिल्लाकर कहा, तुम चुप रहो। मैंने तुम्हारी भी बात सुनी है और बहू की भी, पर आज काव्या को क्या हो गया मुझे यह समझ नहीं आ रहा है। काव्या तो बहुत ही संस्कारी लड़की है। रमेश जी ने बड़बड़ाते हुए कहा, संस्कारी लड़की? अभी अभी उसका संस्कार देखा भी था आपने? सुनीता ने चिढ़कर कहा, हाँ, वह संस्कारी है। उसने आज जिस तरह से बात की उसके पीछे जरूर कोई बात है। हमें उससे बात करनी चाहिए। रमेश जी ने गंभीर लहजे में कहा और काव्या के कमरे की ओर बढ़ गए। सुनीता भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। कमरे के सामने पहुंचकर रमेश जी ने दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। अपने सामने सास ससुर को देखकर काव्या के चेहरे पर गुस्से के भाव दिखाई देने लगे। उसने रूखे स्वर में पूछा, आप लोगों को क्या काम है मुझसे? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आराम करना चाहती हूँ।
इसलिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। इतना कहकर काव्या ने कमरे का दरवाजा बंद करना चाहा, पर रमेश जी ने काव्या को रोकते हुए बहुत प्यार से कहा, बेटी, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। पापा जी, मैं आप लोगों के किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी, काव्या ने रुखाई से जवाब दिया। तुम किस तरह से बात कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, सुनीता ने गुस्से में कहा। सुनीता, तुम चुप रहो, मुझे बात करने दो, रमेश जी ने सुनीता को डांटते हुए कहा। सुनीता मुंह बनाकर रह गई। अंदर कमरे में चलो, हम बैठकर बातें करते हैं, रमेश जी ने गंभीर लहजे में कहा और कमरे के अंदर आकर एक कुर्सी पर बैठ गए। उनके बगल में सुनीता भी बैठ गई। बहू, तुम भी बैठ जाओ और मुझे बताओ, क्या बात है, तुम हमसे नाराज क्यों हो? रमेश जी ने बहुत अपनेपन से कहा। काव्या ने रमेश जी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर अभी भी गुस्से की लकीरें दिखाई दे रही थीं। काव्या, कुछ तो बोलो, तुम चुप क्यों हो? रमेश जी ने फिर पूछा। मैं क्या बताऊं और क्या पूछूं? मैं जो भी पूछूंगी, क्या उसका सही सही जवाब देंगे आप लोग? काव्या ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। हाँ, मैं तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दूंगा, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? रमेश जी ने गंभीर लहजे में कहा। तो बताइए, आप लोगों ने झूठ बोलकर मेरी शादी अपने बेटे से क्यों की, जबकि आप लोग जानते थे कि आपके बेटे ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली है? तो आप दोनों ने मेरा जीवन क्यों बर्बाद किया? बताइए, आप चुप क्यों हैं? काव्या ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। रमेश जी और सुनीता दोनों ही काव्या की बात सुनकर घबरा गए। उन्हें पता चल गया कि उनका झूठ काव्या के सामने आ गया है। आप लोग क्या जवाब देंगे? आप दोनों का झूठ मेरे सामने आ गया है। आप दोनों ने 4 सालों तक मुझे अंधेरे में रखा। आप मुझसे कहते रहे कि आप दोनों को यह बात नहीं पता थी कि आपका बेटा किसी और से प्यार करता है। और आप दोनों ने तो मुझसे यह भी कहा था कि जिस लड़की से आपका बेटा प्यार करता है वह अच्छे चरित्र की नहीं है, उसके और कई लड़कों से भी संबंध है, इसलिए आप लोगों ने उसे अपनी बहू बनाने से इनकार कर दिया था। और आपने मुझे यह भी कहा था कि आपने अनजाने में मेरे साथ अन्याय किया है। अब मैं आपकी बहू नहीं, बेटी हूं। आप अपने बेटे को छोड़ देंगे, पर मुझे नहीं। लेकिन यह सब झूठ था। आपने झूठ बोलकर मुझे बहला दिया, जिससे मैं अपने साथ किए गए अन्याय के खिलाफ आवाज न उठाऊं। अगर मैं ऐसा करती तो आप लोगों को सजा भी हो सकती थी। आपने सजा से बचने के लिए मेरे सामने महान बनने का नाटक किया। आपने समाज के सामने खुद को महान साबित करने के लिए मुझसे और मेरे पापा से झूठ बोला था। आज आपका असली चेहरा मेरे सामने आ गया है। काव्या गुस्से में बोलती जा रही थी। काव्या, तुम अपनी मर्यादा की सीमा लांघ रही हो। अगर अब तुमने एक शब्द भी मेरे और मेरे पति के खिलाफ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सुनीता ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। अब आप मेरी आवाज दबा नहीं सकती। मैंने 4 सालों तक आप लोगों के झूठ को सच मानकर आप दोनों की बातों पर विश्वास किया, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप लोगों को आपकी की सजा दिलवाकर रहूंगी। काव्या ने भी गुस्से में आकर जवाब दिया। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तभी पीछे से एक आवाज सुनाई दी। सभी ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो वहां काव्या का पति अर्जुन खड़ा गुस्से में काव्या को देख रहा था। अपने पति को सामने देखकर काव्या के चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। उसने ताली बजाते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आइए अर्जुन साहब, यहाँ बस आपकी ही कमी रह गई थी, वह भी पूरी हो गई। अर्जुन ने अंदर आते हुए कठोर शब्दों में कहा, तुम मेरे मम्मी पापा को सजा नहीं दिलवा सकती। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? मैंने अभी तक ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन अब तुम्हारी धमकी सुनने के बाद मैं ऐसा करूंगी भी, और तुम ऐसा करने से मुझे रोक नहीं पाओगे मिस्टर अर्जुन। काव्या ने भी उसी लहजे में जवाब दिया। काव्या की बात सुनकर अर्जुन गुस्से में काव्या को मारने के लिए आगे बढ़ा। अर्जुन का उठा हुआ हाथ देखकर काव्या ने शेरनी की तरह दहाड़ते हुए कहा, अर्जुन, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारा उठा हुआ हाथ तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। काव्या का आक्रोशित रूप देखकर अर्जुन घबराकर जहां था वहीं खड़ा रह गया। अर्जुन, ये तुम क्या करने जा रहे थे? तुम्हें काव्या को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है। और तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था, फिर भी तुम यहाँ आए? रमेश जी ने गुस्से में कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये हमारा बेटा है, ये घर इसका भी है। ये हमारे लिए काव्या को डांट रहा है और आप इसे ही भला बुरा कह रहे हैं।
सुनीता ने अपने पति को घूरते हुए कहा, यह घर मेरा है, तुम्हारे बेटे का नहीं। इस घर में मेरी इजाजत के बिना कोई नहीं आ सकता, समझी तुम? और अगर तुम्हें अपने बेटे की इतनी ही तरफदारी करनी है तो तुम भी इस घर से जा सकती हो। रमेश जी ने कठोर शब्दों में कहा, आप पागल हो गए हैं क्या? मैं आपकी पत्नी हूं, आप मुझे घर से नहीं निकाल सकते। ये घर मेरा है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो जो मैं कहूंगा वही करना होगा। आज के बाद तुम्हें अपने बेटे से सारे रिश्ते खत्म करने होंगे। रमेश जी ने गंभीर लहजे में कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। सुनीता ने तमक कर कहा, तो फिर ठीक है, तुम अपने बेटे के साथ जा सकती हो और बहुत ही जल्दी तुम्हें भी तलाक के पेपर मिल जाएंगे। रमेश जी ने दूसरा धमाका किया, इस उम्र में आप मुझे तलाक देंगे? सुनीता ने घबराई हुई आवाज में पूछा। हाँ, मैं तुम्हें तलाक दूंगा अगर तुम्हारा बेटा भी तो काव्या को तलाक दे रहा है। रमेश जी ने व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ कहा, अर्जुन मजबूरी में काव्या को तलाक दे रहा है, सुनीता ने धीरे से कहा। उनका चेहरा शर्मिंदगी से झुका हुआ था। मैं भी तुम्हें मजबूरी में तलाक दे रहा हूँ। अर्जुन काव्या को इसलिए तलाक दे रहा है क्योंकि उसे मेघना से शादी करनी है, वरना उसका होने वाला बच्चा नाजायज कहलाएगा। और मैं तुम्हें इसलिए तलाक दे रहा हूँ क्योंकि तुम अपने नालायक बेटे का साथ दे रही हो। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि तुम अपनी जिद छोड़ दो और मेघना से अर्जुन की शादी कर दो, पर तुम नहीं मानी। तुमने अपनी जिद की धमकी देकर काव्या से अर्जुन की शादी करवा दी। तुमने सोचा था कि अर्जुन काव्या की सुंदरता के आगे मेघना को भूल जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। अर्जुन शादी की पहली रात ही काव्या को छोड़कर मेघना के पास चला गया। तुमने अपनी जिद के कारण एक नहीं 3-3 जिंदगियों को नर्क बना दिया। जब अर्जुन काव्या को ठुकराकर चला गया था तो मैंने तुमसे कहा था कि आज के बाद अर्जुन से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अब काव्या हमारी बहू नहीं, बेटी है। हम उसके सास ससुर नहीं, माँ बाप हैं। हमारे कारण जो उसके जीवन में अंधेरा छाया, हम उसके जीवन में खुशियों की रोशनी लाएंगे। पर आज जब तुम्हें पता चला कि मेघना माँ बनने वाली है तो तुम अपने बेटे की बातों में आ गईं और काव्या को इस घर से निकालने के सपने देखने लगी। तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, काव्या अर्जुन को तलाक देगी, पर इस घर से कहीं नहीं जाएगी। वह मेरे साथ इसी घर में रहेगी। तुम अपने बेटे के साथ जा सकती हो। रमेश जी ने अपना फैसला सुना दिया। फिर रमेश जी काव्या की ओर मुखातिब होकर कहने लगे, काव्या, मैं तुम्हारी बातें सुनकर समझ गया था कि जब तुम बाजार से लौटी होगी तो तुमने हमारी और सुनीता की बातों को सुन लिया होगा और तुम्हें पता चल गया कि हमने सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारी शादी अपने बेटे से करवाई, तुम्हारे जीवन में अंगारे भर दिए और आज एक बार फिर अपने बेटे के लिए तुम्हारे साथ अन्याय करने जा रहे हैं, अपने बेटे और उसकी प्रेमिका को इस घर में लाकर। लेकिन काव्या, तुमने सिर्फ सुनीता की बातों को ही सुना और वहां से चली गई। मेरा जवाब तुमने सुना ही नहीं था। मैंने सुनीता से कह दिया था कि अर्जुन अब इस घर में कभी वापस नहीं आएगा। पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। काव्या ने सिर झुकाकर रोते हुए कहा। काव्या, माफी तुम्हें नहीं, मुझे मांगनी चाहिए। हमने तुम्हारे साथ धोखा किया है, लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। तुम्हारा कन्यादान करके और दहेज में अपनी सारी जायदाद तुम्हें देकर अपने पापों के प्रायश्चित के लिए हरिद्वार चला जाऊंगा। रमेश जी ने काव्या के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? आप अपनी सारी जायदाद काव्या को दे देंगे, अपने बेटे को कुछ नहीं देंगे? सुनीता ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, ये मेरी जायदाद है, मैं जिसे चाहूं दूं। मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को अपनी जायदाद से बेदखल करता हूं। रमेश जी ने कठोर शब्दों में कहा, मैं इस उम्र में तलाक के अपमान की चुभन कैसे बर्दाश्त करूंगी? आप इतना बड़ा अन्याय मेरे साथ नहीं कर सकते। मैं मानती हूँ कि बेटे के मोह में पड़कर मैं काव्या के साथ अन्याय करने जा रही थी, पर आप मेरी इस गलती की ऐसी सजा नहीं दे सकते। सुनीता ने रोते हुए अपने पति से कहा, आज 4 सालों से काव्या पति के अपमान के दंश की चुभन सह रही है। उसका क्या? तुमने कभी उसके दर्द को महसूस करने की कोशिश की? रमेश जी ने गुस्से में पूछा। आज मुझे काव्या के दर्द का एहसास हो रहा है। मैंने जो अन्याय काव्या के साथ किया है, आज उसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मैं आपके साथ हूँ। हम दोनों मिलकर काव्या का कन्यादान करेंगे। काव्या जैसी सुंदर संस्कारी लड़की के लिए लड़का भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ,
आप भी पापा की तरह किसी पराई लड़की के लिए अपने बेटे का साथ छोड़ देंगी? अर्जुन ने घबराई हुई आवाज में कहा। वह समझ गया कि अब उसे अपने पिता की जायदाद में से फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि माँ ने भी उसका साथ छोड़ने का फैसला कर लिया। बेटे, हमने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, बल्कि तुमने 4 साल पहले हमारा साथ छोड़ दिया था। आज हमने भी उन झूठे संबंधों को तोड़ दिया। अब तुम अपने प्यार के साथ खुश रहो और हम अपनी बेटी के साथ। आज के बाद हमेशा के लिए इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए हैं। हम तुमसे चिता में आग देने का अधिकार भी छीन लेते हैं। अब तुम यहाँ से चले जाओ, सुनीता ने कठोर शब्दों में कहा। अपनी माँ की बात सुनकर अर्जुन समझ गया कि अब माँ को मनाना संभव नहीं है। उसने एक बार फिर आशा भरी नजरों से अपनी माँ की ओर देखा तो वहां सिर्फ कठोरता दिखाई दी। उसने वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझी। अर्जुन के जाते ही सुनीता ने बेटी कहकर काव्या को अपने सीने से लगा लिया, जैसे वह उनका बेटा अर्जुन हो। काव्या भी माँ कहकर उनसे लिपट गई। रमेश जी की आंखें भी माँ बेटी के इस मिलन को देखकर भीग गई थीं। भूत भाग गया है और गरम गरम चाय हाजिर है। तभी रामू की आवाज सुनकर रमेश जी ठाका मारकर हंसने लगे। काव्या और सुनीता के चेहरे पर भी मुस्कान फैल गई। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।